हेलो एवरीबॉडी। राम राम सभी को। आइए हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, राम राम भाई सभी को। अच्छा, अभय मिश्रा हरदोई से। हाँ, बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छे से सीखो पढ़ो बेटा। चलिए, तो समय ना बर्बाद करते हुए हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी को राम राम भाई, बहुत अच्छा, सभी को राम राम। चलिए, आज हम लोग देखो ये जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ना, कॉमन ईयर के क्वेश्चंस हैं। और ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के पेपर से हमने लिए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर के पेपर से लिए हुए क्वेश्चंस हैं। और इनसे हमें ये पता चल जाएगा किस तरीके के पेपर में हमारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। हम्म। ठीक है। हम्म। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। चलो, हाँ देखो, पहला आंसर आ भी गया इसका। एक आंसर इसका आ भी चुका है, और मैं चाहूंगा सारे बच्चे बजाय कि इधर उधर की बातों में अपना टाइम वेस्ट करने के सीधे आंसर्स पे आए, ठीक है। हाँ, देखो हमने लिखा दिस इज एन अर्जेंट मैटर, कि एक बड़ा अर्जेंट मैटर है, ठीक है, विच में एडमिट ऑफ फ्यू डिलेज, विच में एडमिट ऑफ, ठीक है, फ्यू डिलेज। आंसर बताएं सभी। फ्यू कर लेते हैं, बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है। देखो यहाँ पे एक चीज समझना है, ये जो सी ए बी सी आप आंसर लिखते हो ना, इसको लिखने के बजाय कमेंट क्या करो कि इसमें सही क्या गलत क्या, ठीक है। हाँ। हाँ, ये जो आज हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के पेपर के हैं। हालांकि मैं ये नहीं बता सकता कौन से पेपर के हैं, वो शायद दुरानी सर बता पाएंगे, लेकिन ये है प्रीवियस ईयर के पे, ठीक है। ये बच्चे आप नेट पे एक बार ढूंढ लेना कौन से ईयर के हैं, कौन से एग्जाम के ना, एक बार नेट पे इनमें से कोई क्वेश्चन डालना, तो हो सकता है ढूंढ जाओगे। वैसे मैं बता रहा हूँ शायद ये 2016 सीजीएल प्री के हैं, ठीक है, मुझे अगर याद हो सही तो। हाँ, देखो यहाँ पे एक चीज समझना, अंकुर शर्मा बेटा, अगर आपने एनकॉम एफ में एडमिशन ले लिया ना, तो चिंता मत करो, 27 तारीख से क्लास स्टार्ट हो जाएंगी आपके ऐप पे, ऐसे क्लासेस स्मूथली चलेंगी। कई बार आप लोग वहां पे फोन करते हो तो वो लोग फोन नहीं उठा पाते होंगे, वो अलग बातें हैं, ठीक है। चलो खैर, टाइम नहीं खराब करते, हम देखो आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये तो सारे बच्चे जानते ही होंगे कि फ्यू का मतलब होता है ऑलमोस्ट नो, ठीक है। ऑलमोस्ट नो, ऑलमोस्ट का मतलब लगभग नो, ठीक है। ऑफ फ्यू का मतलब होता है सम, ठीक है, ये सबको ही पता है। जब हमें, हाँ, जब हमें जब हमें पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करना होता है तब हम यूज करते हैं ऑफ फ्यू का, और जब हम मीनिंग कन्वे नेगेटिव कन्वे करना चाहते हैं तो हम यूज करते हैं फ्यू का। अच्छा, दोनों में होता क्या है, वर्कैब की प्रिपरेशन कैसे करें बताता हूं बेटा। अब दोनों में डिफरेंस देखो क्या होता है। अगर हम 7 को रिलेट करें 10 से, ठीक है, तो हम 7 के रिलेशन में 10 के लिए अगर डिटर्मिनर यूज करेंगे तो हम कहेंगे ऑफ फ्यू, क्योंकि ये कंपेटिवली पॉजिटिव है अमाउंट, ठीक है। लेकिन अगर हम 7 को रिलेट करें 100 से, 100 से, तो हम इसे फ्यू कहेंगे। लेकिन एक चीज हमें यहाँ पे समझनी है कि फ्यू और अ फ्यू में से जीरो कोई भी नहीं होता, ठीक है। इसका मतलब ऑलमोस्ट नो होता है, मतलब ये नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है, लेकिन ये जीरो नहीं होता, जीरो नहीं होता, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। जीरो जो होता है वो नो होता है, नो का मतलब जीरो। तो अब क्या है, जैसे 7 है, अगर हम इसे रिलेट करें 10 से, तब तो ये है अ फ्यू। 100 से कर दें तो है फ्यू। तो इसका मतलब 7 ही फ्यू है, 7 ही अ फ्यू है, वो रिलेट किससे कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। मतलब अब्सोल्यूट वो जीरो नहीं होता है, ठीक। अब हमने यहाँ पे लिखा दिस इज एन अर्जेंट मैटर, अगर कोई मामला अर्जेंट है तो इसका मतलब उसमें डिले के लिए कोई भी स्कोप नहीं होगा। अगर हमें अब्सोल्यूट निगेशन शो करना है तो फिर उसके लिए फ्यू ऑफ फ्यू ना यूज करके नो का यूज क्या करो। इफ समथिंग इज अर्जेंट, अगर कोई चीज अर्जेंट, एक मिनट में फोन की आवाज कम कर देता हूँ, इको करेगा नहीं तो। हाँ,
अगर कोई भी मामला इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें डिले करने का कोई स्कोप नहीं होगा। जब भी कभी हमें अब्सोल्युटली जीरो का रेफर करना हो तो हमेशा ही नो का यूज किया करो। देखो इसको ऐसे समझना, जैसे 7 to 10 जो 100 जो है वो फ्यू हो गया, 7 to 10 फ्यू हो गया। लेकिन अगर हम कर दें 10 to 0 या 100 to 0, तो ये दोनों सिचुएशन में नो है, ये भी नो है और ये भी नो है। तो नो जो होता है ना वो अब्सोल्यूट निगेशन होता है। जब हमें अब्सोल्युटली नो नेगेटिव मीनिंग ही कन्वे करना हो, अब्सोल्युटली नेगेटिव मीनिंग कन्वे करना हो तो नो लिखा करो। जब हमें कंपेरेटिव निगेशन शो करना हो, कंपेरेटिव मतलब किसी के कंपैरिजन में निगेशन शो करना हो, तो फिर फ्यू लिखा करो, ठीक है। तो जो फ्यू और फ्यू हम यूज करते हैं ना, ये कंपेरेटिव वैल्यूज होती हैं। कंपेरेटिव का मतलब ये अब्सोल्यूट नहीं होती हैं, ऐसे समझना। जैसे हमने कहा कि 7 को रिलेट किया है 100 से, तो ये फ्यू हो गया। अगर हम 70 को कर दें 100 से तो ये फ्यू हो जाएगा। अब फिर अगर हम उसी 70 को रिलेट करें 1000 से तो फिर ये फ्यू हो जाएगा। तो इसका मतलब जो फ्यू और फ्यू टर्म है ना, ये रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव का मतलब समझना, रिलेटिव का मतलब ये है कि अगर हम 70 को 100 से रिलेट करें तो फ्यू, 1000 से कर दें तो फ्यू। तो इसका मतलब 70 ना तो अब्सोल्युटली फ्यू है, ना ही अब्सोल्युटली फ्यू है। वो डिपेंड करता है रिलेशन पे, ठीक है। वीडियो नहीं रुक रहा है बेटा, आप लोगों का नेट कमजोर होगा इसलिए सही नहीं चल रहा होगा, ठीक है। अगले में आ जाओ। आउटसाइड द रेन बीट्स डाउन इन फ्लड्स एंड द सी गिव्स फोर्थ अ साउंड लाइक एन अलार्म बेल्स। ये सबसे आसान क्वेश्चन है। इस जितने आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उनमें सबसे आसान यही है। आंसर बताओ जल्दी से। एडमिट ऑफ का मतलब होता है गिव स्कोप फॉर समथिंग। एडमिट ऑफ का मतलब होता है गिव स्कोप फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए स्कोप रखना। हाँ ठीक है, इसका आंसर देखो यही है। इसका आंसर जो है ना, जैसे हमने यहाँ पे लिखा आर्टिकल एन, तो एन आर्टिकल सिंगुलर नाउन के साथ यूज होते हैं। ये जो हमने बेल्स लिखा है नाउन प्लूरल है, तो यही हमारी एरर है। या तो इसको बेल कर लो या एन रिमूव कर दो। अब देखो ज्यादातर बच्चों का आंसर है इसमें बेल लिखना है, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज तुम्हें और बताता हूं। अगर नाउन और डिटर्मिनर को सही करना पड़े, मान लो हमने एक सेंटेंस लिखा, आई फाउंड अ बैग देयर। अब हमें पता है कि जो बैग्स है नाउन प्लूरल है और डिटर्मिनर सिंगुलर है, ठीक है, तो गलत है। अब हम इस सेंटेंस को दो तरीके से कर सकते हैं सही। एक तो हम इस तरीके इसको सही कर सकते हैं, आर्टिकल ए रिमूव कर दें, कोई ऐसा आर्टिकल लिख दें, कोई ऐसा डिटर्मिनर लिख दें जो प्लूरल नाउन के साथ यूज होता हो। जैसे ए हटाएं, सम लिख दें, ठीक है। सम जो होता है एनी होता है, ऑल होता है, नो होता है, अ लॉट ऑफ होता है। ये ऐसे डिटर्मिनर होते हैं जो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों तरीके के नाउन्स के साथ यूज होते हैं। तो ये सिंगुलर के साथ भी यूज होते हैं, प्लूरल के साथ भी यूज होते हैं। तो या तो हम ए हटा के सम लिख दें, आई फाउंड सम बैग्स देयर, ठीक है। या हम क्या करें, ए के अकॉर्डिंग बैग लिख दें। अब हमें पता है कि दोनों में से कोई भी करोगे सही तो हो ही जाना है। लेकिन लॉजिकल ये होता है कि हम नाउन के अकॉर्डिंग डिटर्मिनर यूज करें, लॉजिकल ये नहीं होता कि हम डिटर्मिनर के अकॉर्डिंग नाउन यूज करें, ठीक है। क्योंकि डिटर्मिनर को नाउन के अकॉर्डिंग लिखा जाता है, नाउन को डिटर्मिनर के अकॉर्डिंग नहीं लिखा जाता। तो अगर मतलब मेरी चॉइस रहेगी ना, तो मैं हमेशा नाउन सही करूंगा, डिटर्मिनर नहीं, जब तक कोई ऐसी सिचुएशन ना हो कि नाउन चेंज करने पे गलत हो जाए सेंटेंस। तो हमें पता है कि नाउन को सिंगुलर कर देने से भी सही रहेगा, ए को रिमूव करके सम लिख देने से भी सही रहेगा, तो मैं डिटर्मिनर ही सही करूंगा हमेशा, क्योंकि ये है लॉजिक। तो इसका मतलब समझ में आया। अगर मैं सही करूंगा तो मैं एन रिमूव कर दूंगा, और तुम सही करोगे तो बेल लिख लोगे। तो इससे हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों एक ही पार्ट में है, जैसे चाहे सही कर लो, ठीक है। लेकिन नाउन के अकॉर्डिंग डिटर्मिनर यूज किया करो, डिटर्मिनर के अकॉर्डिंग नाउन नहीं, ठीक है। बच्चे क्लास बिल्कुल भी रुक रुक के नहीं चल रही। मैं बार बार तुम्हें अपना फोन दिखाऊंगा तो समझ जाओगे, इसलिए मैं अपना फोन सामने रख के क्लास ऑन करता हूँ। मैं अपने, इसीलिए बच्चे मानते नहीं, पता नहीं क्या है, क्या कहानी है। ये ऑनलाइन में यही नाटक मुझे परेशान करते हैं बहुत ज्यादा। ये देखो मेरे सामने फोन पे चल रही क्लास। हमारी तरफ से चीजें अगर कुछ भी खराब होगी ना बच्चे, तो हमें पहले पता चलेंगी। अब तुम्हारा या तो फोन लैग कर रहा होगा या नेटवर्क वगैरह नहीं होगा, जरा ध्यान से देखना, ठीक है। क्लास बिल्कुल लैग नहीं करती, आराम से चलती है। अब उसमें आधे बच्चे हर समय, उसमें कुछ दो चार बच्चे ऐसे रहते हैं जिनका हर समय यही कमेंट आता रहेगा, क्लास रुक रही है, रुक रही है। नहीं रुक रही बेटा, आपका नेटवर्क नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो ये सेंटेंस सही हो गया। गिव फोर्थ का मतलब बेटा प्रोड्यूस करना, गिव फोर्थ का मतलब प्रोड्यूस करना। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन आ जाओ, अगला क्वेश्चन का आंसर बताओ। और देखो क्वेश्चंस के आंसर कमेंट किया करो, ठीक है।
तो ए हटा देंगे बेटा हर्ष कौशिक, तो ए रिमूव कर देना पहले वाले पार्ट से, नाउन के अकॉर्डिंग डिटर्मिनर यूज किया करो। अगला देखो, द डॉक्टर सेज दैट द पेशेंट विल रिकवर इन फ्यू डेज। ठीक है, हाँ इन अ फ्यू आ जाएगा। अभी हमने देखो पढ़ा फ्यू का मतलब होता है सम, अब फ्यू का मतलब होता है नेगेटिव। तो हम फ्यू का यूज तब करेंगे जब या तो हमें नेगेटिव मीनिंग कन्वे करना हो कि मतलब एक अमाउंट को दूसरे अमाउंट से रिलेट करना है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो वहां पे कोई दूसरा अमाउंट हमारे पास रिलेट करने के लिए है नहीं, और एक्चुअल में ये डॉक्टर अश्योर कर रहा है इस पर्सन को एक काम होने के लिए। तो अगर ये अश्योर कर रहा है कोई काम होने के लिए तो इसका मीनिंग हो गया पॉजिटिव। पॉजिटिव मीनिंग के लिए लिखा करो हमेशा अफ। जहां पे हमें नेगेटिव मीनिंग नहीं कन्वे करना हो, जहां पे कोई नेगेटिव कंपेरिजन नहीं करना हो, वहां पे लिखा करो अफ यू। अफ यू का मतलब होता है सम। द डॉक्टर सेज दैट द पेशेंट विल रिकवर इन अ फ्यू डेज। इन अ फ्यू डेज का मतलब इन सम डेज। अगला देखो, अगर अच्छा एक चीज और भी देखना, अगर हम वहां पे मान लो फ्यू की फ्यू लिख भी दें तो ये मीनिंग नेगेटिव अंडरस्टूड रहेगा, फिर वो नेगेटिव मीनिंग घूम घाम के यहाँ पे आ जाएगा। हाँ ठीक है, आई डोंट थिंक दैट आई कैन कोप अप विद दिस प्रॉब्लम। हम्म, एक बच्चा है वो बार बार फ्लड्स लिख रहा है, बेटा वो बिल्कुल फ्लड्स ठीक है, यहाँ पे देखो समझो, जैसे हमने फ्लड लिखा, रेन लिखा, ये जो नाउन है हमारे, इनको हम प्लुरल फॉर्म में लिखते हैं तब जब हमें इंटेंसिटी शो करनी हो। इंटेंसिटी, तीव्रता, बहुत ज्यादा बारिश है या बहुत ज्यादा तूफान या वो मतलब फ्लड आ गया तो फिर हम उसको लिख देंगे फ्लड्स या रेन्स। तो ये जो हम नाउन्स प्लुरल फॉर्म में लिखते हैं ना, ये इंटेंसिटी शो करते हैं। इंटेंसिटी का मतलब बहुत ज्यादा तीव्रता। ठीक है, हाँ इस क्वेश्चन में आ जाओ, इसका आंसर बताओ। इसमें देखो एक चीज मैं तुम्हें बताता हूँ, एक इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब होती है, अगर तुम लोगों ने पढ़ी हो, कैच अप विद। ठीक है, ये फ्रेजल वर्ब है। होता क्या है कि कैच का मतलब पकड़ना होता है, कैच का मतलब होता है पकड़ना। ठीक है, कैचअप जब हम लिख देते हैं ना तो इसका मतलब होता है मैनेज करना, किसी चीज को मैनेज करना। ठीक, अच्छा अब इसी के देखा देखी हमने एक और मीनिंग की फ्रेजल वर्ब होती है कोप अप विद, वो लिख दी। अच्छा इन दोनों के मीनिंग ऑलमोस्ट सेम होते हैं, मैनेज करना, किसी चीज को टैकल करना। अब होता है क्या, कैच होती है वर्ब, इसको फ्रेजल वर्ब बनाने के लिए हम इसके साथ अप लिखते हैं क्योंकि कैच का मतलब पकड़ना होता है, लेकिन कोप का मतलब मैनेज करना ही होता है, उसके साथ आप लिखने की जरूरत नहीं होती। अच्छा दोनों थोड़ा बोलने में सेम लगते हैं, दोनों का मीनिंग भी सेम होता है, तो हम क्या करते हैं जो आप इसके साथ लिखा होता है वो उसके साथ भी लिख देते हैं। लेकिन इसके साथ आप हमें इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि कैच वर्ब का मीनिंग कुछ और होता है और हमें उसको फ्रेजल वर्ब बनाना है, वहां पे हमें उसको नहीं लिखना चाहिए। तो सीधे शब्दों में बात यह है कि कैचअप विद लिखा करो, कोप विद लिखा करो। तो अगर हमने कोप लिखा ना तो ये अब गलत है, इसको हटा दो, सिंपली ऐसे लिखो कोप विद समथिंग। कोप विद समथिंग का मतलब मैनेज समथिंग, टैकल समथिंग। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखें सारे बच्चे। हाँ अप नहीं होगा, बिल्कुल सही आंसर है तुम्हारा। द मदर yearns फॉर हर ओनली चाइल्ड। बच्चे इसका आंसर बताओ। द मदर yearns फॉर हर ओनली चाइल्ड। बताओ तब तक मैं एक बार फैन ऑन कर देता हूँ, या एक मिनट एसी ऑन करता हूँ, अगर तुम लोगों को शोर आए ज्यादा तो बता देना, मैं ऑफ कर दूंगा। एक मिनट, आप लोग कमेंट करो तब तक मैं एक बार, चलो अब देखो एक चीज बताता हूँ, इसमें से कुछ बच्चे बता रहे हैं ओनली हर चाइल्ड। ठीक है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो अगर हम जैसे ये लिखते हैं ओनली हर चाइल्ड, तो इसका मतलब हो जाएगा केवल अपने बच्चे के लिए और किसी के लिए नहीं। ओनली हर का मतलब फॉर नोबडी एल्स, किसी और के बच्चे के लिए नहीं। अच्छा अगर हम लिखते हैं हर ओनली चाइल्ड, तो हर ओनली चाइल्ड का मतलब हो गया उसका एक अकेला बेटा, मतलब एक ही बच्चा है। ओनली चाइल्ड का मतलब लोनली, एक ही है, अलोन, और कोई नहीं है। तो ये दोनों मीनिंग सही है, अब उसको गलत मत कहो। ठीक है, अच्छा कुछ बच्चे बता रहे हैं यहाँ पे यंस के साथ फॉर नहीं आएगा, तो देखो मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, ये जो यर्न वर्ब होती है, विश वर्ब होती है, ठीक है, डिजायर वर्ब होती है, और एक वर्ब होती है लॉन्ग।
इनका मतलब लगभग सेम होता है, किसी चीज की तेज इच्छा करना, तीव्र इच्छा करना, ठीक है। और इनके सबके साथ प्रिपोजिशन फॉर लिखा करो। देखो होता क्या है, जैसे मैंने लिखा आई एम लॉन्गिंग फॉर, आई एम लॉन्गिंग डैश अ कप ऑफ टी, आई एम लॉन्गिंग डैश अ कप ऑफ टी, ठीक है, ये लिख दिया। अब जैसे लॉन्ग का मतलब होता है इच्छा करना, किसी चीज की तेज इच्छा होना। आई एम लॉन्गिंग, वाई, वाई एम आई लॉन्गिंग, भाई अगर मैं लॉन्ग कर रहा हूं, इच्छा कर रहा हूं किसी चीज की, तो मैं क्यों कर रहा हूं, पर्पस क्या है, रीजनिंग क्या है। तो उस पर्पस के लिए हमेशा फॉर प्रिपरेशन लिया करो। ये ध्यान देना, जब भी हमें किसी काम के होने या करने के पर्पस या रीजन को रेफर करना हो तो फॉर प्रिपरेशन का यूज क्या करो। तो कुल मिला के वो सब कुछ सही है, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है और ये है नो एरर। तो ये जो सेंटेंस है ये नो एरर है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। हाँ सही है, कुछ बच्चों, हाँ राहुल मेहता कह रहे हैं नो एरर है। हाँ सही है। मदर के साथ द नहीं लिखो, मदर जनरल है। मदर जनरल कैसे बेटा, जो जिसका बच्चा है वो उसी की बात कर रही है ना। और ये तुमने कैसे मान लिया मदर जनरल होगी, ठीक है, ऐसा तो यहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं दिया ना। अगला देखो, आई विल नॉट स्टे हियर अनदर मिनट इफ आई कैन हेल्प इट। पारस मंगला, पारस मंगला का कमेंट है सर यू टेक टू मच लीव्स। अरे मजबूर होता हूँ थोड़ा सा, हालांकि हम लोग पढ़ते रहेंगे, ठीक है। शेड्यूल्स होते हैं बेटा कहीं इधर उधर। कल तो खैर मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन कल मैं रिजल्ट देखता रहा चुनाव का, ठीक है। देखो बच्चे, इसमें एक्सप्लेन करने के लिए कुछ नहीं है। यर्न वर्ब जो होते हैं ना, यर्न का मतलब होता है विश करना, ठीक है। अब जैसे हमने कहा द मदर यर्न्स, व्हाई, व्हाई डज शी यर्न, ठीक है, व्हाई का रिप्लाई चाहिए। अब वाई का रिप्लाई जब भी चाहिए हो ना, मतलब वाई का रिप्लाई पर्पस या रीजन, कोई काम हम कर रहे हैं तो हमने क्यों किया, रीजन क्या था, या पर्पस क्या है, पाना क्या चाहते हैं। तो रीजन या पर्पस के लिए फॉर प्रिपरेशन का यूज क्या करो। तो ये जो फॉर प्रिपरेशन हमने लिखी वो भी सही है, कुछ बच्चे कह रहे हैं ना ये इनके साथ में फॉर नहीं आएगा, तो ये भी सही है। दूसरा वो जो हर ओनली चाइल्ड लिखा वो भी सही है। ओनली चाइल्ड का मतलब उसका एक ही बच्चा है, मान लो हॉस्टल में रहता है, तो अब वो उसके लिए चाह रही है कि उसका बेटा उसको आ जाए, मिल जाए, ठीक है, तो वो सही है हर तरीके से, मतलब उसमें कोई एरर है नहीं। और ये जो बच्चे कह रहे हैं ना कि द मदर नहीं आएगा, मदर जनरल है, ये अपने आप मत मान लिया करो जब तक कोई ऐसा हिंट ना दिया हो। तुम्हें कैसे पता कि ये जनरल मदर की बात हो रही है, क्या पता कोई पर्टिकुलर मदर की बात हो रही हो। हम ये थर्ड पर्सन होते हैं, हम मतलब हम थर्ड पार्टी होते हैं, हम फर्स्ट या सेकंड पार्टी नहीं होते हैं। ना ये बात हमसे कही गई होती है, ना हम ये कह रहे होते हैं, ठीक है। तो हमें इसको ऑब्जेक्टिव होकर चेक करना चाहिए, हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि ये किसी ने हम ही से कहा या हम ही कह रहे हैं तो हमारे मन में जो आ रहा है वही सही है, ऐसा नहीं है। अब वो देखो, मदर इज यूज यूनिवर्सली, हद पगला है क्या, मदर इज यूज यूनिवर्सली। कोई पर्टिकुलर बच्चा है उससे रिलेटेड अगर मदर की बात करोगे तो यूनिवर्सल मदर हो गई। अगले पे आओ, आई विल नॉट स्टे हियर अनदर मिनट इफ आई कैन हेल्प इट। अब अगर कोई पर्सन कह रहा है विल नॉट स्टे हियर, कि मैं अब यहां रुकूंगा नहीं अगर मुझसे हो पाया, अगर मतलब मेरी चली तो फिर मैं यहां और देर रुकूंगा नहीं। तो अब देखो, अगर हम विल नॉट स्टे लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये प्रोबेबल इवेंट है। प्रोबेबल कैसे लिख दिया, तो अगर हम विल नॉट स्टे लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये इवेंट प्रोबेबल है। प्रोबेबल का मतलब जिसके होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो अगर ये प्रोबेबल इवेंट है तो ये कंडीशन भी प्रोबेबल ही होगी, क्योंकि कोई भी काम जो रिजल्ट है वो तभी होगा जब उसकी पहले कंडीशन हो जाए। तो ये जो हमने कैन लिखा है ना, ये भी सही है और ये भी सही है और ये भी नो एरर हो गया। वो देखो आधे कह रहे हैं कैन नॉट नहीं आ गए, अबे कैन नॉट क्या सोच के लिख रहे हो उसमें। मान लो अगर मैं ऐसे लिख दूं, आई विल नॉट स्टे हियर अनदर मिनट इफ आई कांट हेल्प इट। कांट हेल्प का मतलब कुडंट रेजिस्ट, कि अगर मैं खुद को रोक नहीं पाया तो फिर यहाँ पे और नहीं रुकूंगा। जब रोक लेगा तब तो रुकेगा ही। साउंड नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है ये डिस्टर्ब कर रहा होगा, देखो साउंड नहीं आ रहा होगा तो एक बार आप लोग कमेंट करके बताना। तो आपको दीक्षित, ये तुम्हारा क्वेश्चन जो है ना बच्चे बहुत अच्छा है, मतलब कि एसएससी में वोकैब का 50% पार्ट होता है और आप वोकैब नहीं कराते हो, सिलेक्शन कैसे होगा। मैं इसका आंसर केवल फेस टू फेस वाले स्टूडेंट्स को देता हूं, मैं ऑनलाइन वालों को या मतलब डिजिटल वालों को आंसर इसका देता नहीं, क्योंकि वो समझ पाएंगे नहीं, मैं समझा पाऊंगा नहीं। वो समझाने में मुझे 3 महीने 2 महीने चाहिए होते हैं, वो मैं क्लास में जिन बच्चों को सिखा लेता हूँ ना मैं उन्हें समझा पाता हूँ। तो मैं अगर मान लो तुमसे कुछ कहूंगा भी ना तो उसके बहुत कम चांसेस हैं कि तुम पूरी बात समझोगे या मानोगे। तो मैं इसका आंसर दूंगा नहीं, मैं इस तरीके के क्वेश्चन को अवॉइड कर देता हूं, क्योंकि बजाय कि तुम कुछ और समझ लो मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, फिर तुम्हारे मन में जो है अपना समझ लेना सही गलत, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोई हिंट नहीं दूंगा।
ठीक है, तो जो तुम्हें समझना वो समझ लेना, लेकिन मैं इसका आंसर नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से ना ये अलग तरीके से होना चाहिए। जिस तरीके से होना चाहिए ये मैं उन्हीं बच्चों को समझा पाता हूँ जो वास्तव में समझने लग जाते हैं मेरी बातों को। ठीक है, तो उनको जब कहता हूँ तब बात पकड़ में आती है, तो मैं इसका आंसर कुछ नहीं दूंगा। जो आपको मानना है मान लेना, जो अपना टाइप मतलब जो भी सोचना है वो सोच लेना, लेकिन मैं इसका आंसर नहीं दूंगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। देखो एक बच्चा कह रहा है समझ में नहीं आया, मैं देखो बता देता हूं इसमें। जैसे हमने विल नॉट स्टे लिखा, ठीक है, तो विल और शैल मॉडल्स का यूज हम तब करते हैं जब किसी काम के होने के चांसेस हो, एक चीज। दूसरी बात, जो हमारी इफ क्लॉज होती है ना उसमें होती है कंडीशन। ठीक है, मेन क्लॉज में होता है रिजल्ट। अगर हम ये शो करें कि आई विल नॉट स्टे हियर, ये रिजल्ट है, तो ये रिजल्ट प्रोबेबल है। अगर ये रिजल्ट प्रोबेबल है तो इसका मतलब जिस कंडीशन में होगी वो कंडीशन भी प्रोबेबल होगी। तो प्रोबेबिलिटी शो करने के लिए कैन, विल, शैल इनका यूज क्या करो, कुड, वुड, माइट का यूज हम तब करते हैं जब हमें इम्प्रोबेबिलिटी शो करनी हो सेकंड टाइप के कंडीशनल्स में। तो जो सेकंड टाइप के कंडीशनल्स होते हैं ना वो इमेजिनरी होते हैं। क्योंकि वो इमेजिनरी होते हैं तो उनमें हम वहां पे कुड लिख देते हैं, यहाँ पे वुड लिख देते हैं, जो भी लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम लिख रहे हैं ये प्रोबेबल है, तो अगर ये प्रोबेबल है तो इसको कैन के साथ ही लिखा रहने दो और ये सही है। अगले पे आ जाओ। वीडियो रुक रहा है बेटा, चलो बाद में से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखो बेटा। रोजर ड्रेस्ड इन हिज बेस्ट शर्ट, सिल्वर टाई एंड ब्लैक जैकेट, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट देयर पेरेंट्स। एक बच्चा अंकुर शर्मा एनकॉम एफ क्लास लैपटॉप में क्यों नहीं चल रहा? ठीक है, तो रानी सर से फोन करके पूछ लो, नहीं चल रहा तो इतना काफी है ना। तुम लोग यार वास्तव में इधर उधर की बातें बहुत पूछते हो। अब देखो इसमें ज्यादातर बच्चे लिख रहे हैं इज ड्रेस्ड या ड्रेस्ड हिमसेल्फ। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा अगर ड्रेस्ड हिमसेल्फ हम लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन बच्चे ये सही है। देखो जैसे हमने लिखा ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ, ही वॉज ड्रेस्ड। ठीक है, ये हमने ऐसे लिख दिया। अब देखो एक चीज समझना, अगर हम ये ही वॉज ड्रेस्ड लिख रहे हैं ना, और अगर ये पर्सन मैच्योर है जो अपने कपड़े अपने आप पहन सकता है, ठीक है, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि जो ड्रेस है ना ये एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल, ना कि एक्शन। क्योंकि एक्शन हम कब मानेंगे, एक्शन हम तब मानेंगे जब इसको किसी और ने पहनाया हो। क्योंकि वॉज ड्रेस लिखोगे तो वॉज ड्रेस हो जाएगा पैसिव। पैसिव का मतलब ये हो जाएगा कि जो हमारा सब्जेक्ट है इसने काम नहीं किया बल्कि काम किसी और ने किया। ठीक है, तो अगर ये एक छोटा बच्चा है और हम उसके बारे में कहें ही वॉज ड्रेस्ड एज, तब तो चलो हम ये बात मान सकते हैं कि उसको किसी ने कपड़े पहनाए और ये बात हम पैसिव में बता रहे हैं। लेकिन अगर ये पर्सन खुद इतना मैच्योर है कि अपने कपड़े अपने आप पहन सकता है, मतलब ये किसी बच्चे की बात नहीं हो रही, ठीक है, तो फिर ये ड्रेस है ना इसे हमें एडजेक्टिव मानना पड़ेगा। एडजेक्टिव का मतलब होता है स्टेट ना कि एक्शन। तो हम ये मानेंगे कि हम उसकी स्टेट डिस्क्राइब कर रहे हैं ना कि एक्शन। तो जो ड्रेस वर्ब होती है ना बेसिकली एक्शन और स्टेट दोनों के लिए यूज होती है। अब होता क्या कि अगर ये एक्शन के लिए यूज हो रही है, मान लो वास्तव में तुम किसी को कपड़े पहना रहे हो, ड्रेस कर रहे हो, तब तो ऑब्जेक्ट जरूर लिखो। ही ड्रेस्ड हिज सन, ही ड्रेस्ड हिज सन, ही ड्रेस्ड हिज सन लिखा, ये सही है। लेकिन अगर अपनी बात हो रही हो तो ये हिमसेल्फ लिखना कंपलसरी नहीं होता, उसको स्टेट मान लो, उसको एक्शन मानो ही मत। ठीक है, तो ये जो हमने लिखा ना ही ड्रेस्ड, ये सही है बच्चे, ये गलत नहीं है। हिमसेल्फ लिखा होगा तब भी सही है, तब भी गलत नहीं है। ड्रेस जो होती है वो वर्ब होती है और स्टेट दोनों होती है। और इसको ऐसे समझना कि अगर हम ही वॉज ड्रेस्ड लिख रहे हैं, ठीक है, और ये पर्सन अपने कपड़े खुद पहनता है, तो फिर इसको हम पैसिव वर्ब नहीं, इसको हम स्टेट मानेंगे, एडजेक्टिव, पास्ट पार्टिसिपल। अगर ये कोई छोटा बच्चा है तब हम ये भी मान सकते हैं कि हाँ ये एक्शन है जो किसी और ने परफॉर्म किया होगा इसके ऊपर। तो ड्रेस वर्ब के साथ ऑप्शन होता है हमारे पास, चाहे हिमसेल्फ लिखो चाहे नहीं लिखो। ठीक है, तो ये मत बताओ कि इसको ही वॉज ड्रेस लिखना है या ये रोजर ड्रेस हिमसेल्फ लिखना है, वो सही है। इसमें देखो एरर क्या है, ये जो शर्ट नाउन हमने लिखा ना ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसके साथ हमने डिटर्मिनर लिख दिया हिज। लेकिन ये जो सिल्वर टाई और ब्लैक जैकेट लिखा ना इसके साथ कोई डिटर्मिनर नहीं है।
सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना डिटर्मिनर के लिखा मत करो। अ सिल्वर टाई, अ ब्लैक जैकेट, दैट इज द आंसर। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, रोजर ड्रेस्ड इन हिज बेस्ट शर्ट, अ सिल्वर टाई एंड अ ब्लैक जैकेट। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स बिना डिटर्मिनर के मत लिखा करो, इसका आंसर यही है। धीरेन्द्र कुमार मेहता कह रहे हैं रोजर वॉज ड्रेस। बच्चे रोजर वॉज ड्रेस लिखोगे तब भी सही है, ड्रेस लिखोगे वो भी सही है। नेक्स्ट में आ जाओ। दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट देयर पेरेंट्स। चार्जर लगा दें तो क्लास नहीं चलते हैं, 5 मिनट बाद चलता है। अच्छा, 14 किलोमीटर आर नॉट अ शॉर्ट डिस्टेंस, इज इट करेक्ट? आर नहीं, इज लिखो बच्चे, इज नॉट अ शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक है, हाँ ये तो देखो सबको पता है रहेगा, सही है। इसमें लिखो मीटिंग। होता क्या है, जो लुक फॉरवर्ड टू हम लिखते हैं ना, इसमें टू प्रेपोजिशन होता है। तो जब भी टू प्रेपोजिशन होता है तो उसके बाद वर्ब हमेशा जेरेंट फॉर्म में लिखा करो। ये सीधा सा कॉन्सेप्ट है और काफी आसान भी है, कॉमन भी है। आप सारे लोग पहले से इसका आंसर जानते ही होंगे। अगला देखो। हाँ, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, हिज बेस्ट शर्ट का मतलब जो भी उसकी सबसे अच्छी शर्ट होगी वो बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री ही है बच्चे। बच्चे बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री ही है, वो बिल्कुल सही है। मान लो उसके पास बहुत सी शर्ट है, तो कौन सी शर्ट उसने पहनी? द बेस्ट। द बेस्ट का मतलब उनमें जो सबसे अच्छी थी वो। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। कंप्यूटर गिव अस द इजियर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। हाँ, सही है, बहुत सही है। हाँ, अब देखो कुछ बच्चों ने लिखा है इजी एक्सेस, कुछ का आंसर है एन इजी एक्सेस। एक चीज तो मान के चल लो, कोई डेफिनेट एक्सेस की तो बात हो नहीं रहोगी। डेफिनेट एक्सेस की बात क्यों नहीं होगी वो भी समझ लेना। क्योंकि कंप्यूटर्स नाउन जो हमने प्लूरल नंबर में लिखा ना, वो बिना किसी डिटर्मिनर के लिखा। बिना डिटर्मिनर के लिखने का मतलब ये होता है कि अगर हम प्लूरल नाउन्स को बिना डिटर्मिनर के लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम बात किन्हीं पर्टिकुलर की ना करके जनरल की कर रहे हैं। ठीक है, प्लूरल नाउन्स को नहीं, दा मत लिखो बच्चे, दा मत लिखो। ऐसा नहीं क्योंकि खास कंप्यूटर है वही हमें एक्सेस देते हैं, सारे कंप्यूटर्स के थ्रू एक्सेस को नॉलेज किया जा सकता है। थोड़ा समझा हुआ करो, सेंस यूज क्या करो, यही। चलो अब कहूंगा नहीं। तो जो कंप्यूटर्स है ना, इनके साथ दा मत लिखो। ऐसा नहीं है, कोई स्पेसिफिक कंप्यूटर्स होते हैं उन्हीं के थ्रू ये चीजें हमें मिलती हैं। कोई भी कंप्यूटर के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो इंफॉर्मेशन को, तो इसको जनरली रहने दो, स्पेसिफिक मत बनाओ। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे कंप्यूटर्स लिख रहे हैं प्लूरल नाउन बिना डिटर्मिनर के, तो इसका मतलब हम कोई स्पेसिफिक की बात ना करके जनरल की बात कर रहे हैं। अगर बात जनरल की हो रही, तो अगर कंप्यूटर्स जनरल है तो फिर उनके थ्रू जिस इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जाएगा वो भी जनरल होगी, तो उसके साथ में द हटा दो। ठीक है, अब द हटा दिया। अब कुछ बच्चों ने कहा कि यहाँ पे आर्टिकल एन लिखना चाहिए, तो मैं उनको देखो बता देता हूं। एक्सेस अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसके साथ एन आर्टिकल मत लिखा करो। एन आर्टिकल लिखा करो सिंगुलर नाउन्स के साथ में जो काउंटेबल हो। एक्सेस है अनकाउंटेबल तो केवल द हटा दो, सेंटेंस हो जाएगा। हाँ, रिमूव कर दो द, यही आंसर है बच्चे, बिल्कुल सही। हाँ, सही है। अगला देखो। आई डोंट हैव एनी मनी। हरि ओम प्रभु। राम दीक्षित क्या कह रहा है, कह दो। नहीं 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 नहीं। कैन द कंप्यूटर, नो बेटा, द कंप्यूटर कैंट बी रिटन। द कंप्यूटर मत लिखना, द कंप्यूटर का मतलब हो जाएगा कंप्यूटर आर स्पेसिफिक। बहुत अच्छे बलराम बच्चे, बहुत अच्छी बात है। देखो यहाँ पे देखना, आई डोंट हैव एनी मनी टू स्पेंड फॉर लग्जरीज। ठीक है, स्पेंड के साथ ऑन। एक हमने पिछले भी किसी क्लास में कई डिस्कस किए होंगे कुछ वर्ड्स, उस समय समझाए भी होंगे। स्पेंड के साथ में प्रिपरेशन ऑन लिखा करो। एक दो वर्ड उस समय और भी बताए होंगे, रिलाई है, काउंट है, डिपेंड है, फीड है।
ये पहले भी कोई एक वीडियो है उसमें डिस्कस हो चुके हैं सारे वर्ड्स, तो अब दोबारा से उतना टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, उसमें से आया होगा क्वेश्चन, तो हमने इसको पढ़ा रहने दिया। बाकी स्पेंड वर्ब के साथ में प्रिपरेशन ऑन यूज क्या करो, ठीक है। एक वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट होता है, उसका ध्यान रखना, इंसिस्ट। तो इंसिस्ट है, ये अक्सर पेपर में आते रहते हैं, इंसिस्ट, फीड, डिपेंड, काउंट, रिलाई, इन वर्ब्स के साथ में ऑन प्रिपरेशन यूज क्या करो। एक चीज बस छोटी सी ध्यान रखना कि जब हम फीड के साथ में ऑन प्रिपरेशन लिखते हैं ना, तो इस फीड ऑन का मतलब होता है टू ईट, खाना। अच्छा, अगर हम कभी फीड वर्ब का यूज करें बिना प्रिपोजिशन के, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं इसके बाद में, तो इसका मतलब फिर हो जाता है खिलाना, टू मेक समबडी इट। तो फीड का मतलब खिलाना, फीड ऑन का मतलब खाना। तो ये ध्यान देना, ऐसा नहीं कि फीड के साथ हमेशा हमें ऑन लिखना पड़ता है। फीड के साथ में ऑन तब लिखा करो जब फीड का मतलब हो खाना। जैसे ही फीड्स ऑन वेजिटेबल्स ओनली, ही फीड्स ऑन वेजिटेबल्स ओनली। अच्छा, ही फीड हिज चिल्ड्रन, तो फीड का मतलब खिलाना, फीड ऑन का मतलब खाना, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं बच्चे। सर पिछले में इजियर की जगह इजी नहीं आएगा, कौन से इजियर में बेटा? इजियर एक्सेस क्यों पहुंचाओगे? ठीक है, देखो यहाँ पे मैं ऐसे समझा देता हूँ। जैसे इंफॉर्मेशन है, तो इंफॉर्मेशन को हम एक्सेस बिना कंप्यूटर्स के भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, मुश्किल होती है, बुक्स ढूंढनी पड़ती है, लाइब्रेरी जाना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है, ठीक है। कंप्यूटर्स के थ्रू उस चीज को हम ज्यादा सरलता के साथ में एक्सेस कर सकते हैं। तो वो जो इजियर लिखा वो बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं कि हम बिना उसके नहीं कर सकते, बिना उसके भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन तब हमें होती है परेशानी। हाँ, इसका आंसर बताओ, टू ग्रेट अ वैरायटी ऑफ स्टडीज डिस्ट्रैक्ट द माइंड। बेटा एडवर्ब टू सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, हाँ मूर्खता कम दो। सब्जेक्ट यहाँ पे टू नहीं है, सब्जेक्ट है वैरायटी। ये जो वैरायटी हमने लिखा ना बेटा, ये सब्जेक्ट है। और ये जो ग्रेट है वो एडजेक्टिव है, टू जो है वो एडवर्ब है, ए डिटर्मिनर है, सब्जेक्ट है वैरायटी, और ये सब इसको डिस्क्राइब करने के लिए। क्या क्या लॉजिक तुम लोग बताते हो वास्तव में। हद है भाई। एक वो देखो, अब इजी, एक ने पूछा कि इजियर की जगह इजी क्यों नहीं आएगा, तो उसको समझा दिया, तो एक पूछ रहा है इजिएस्ट क्यों नहीं आएगा। जैसे उसको इजियर उसने समझ लिया, वैसे ही तुम समझ लो इजिएस्ट क्यों नहीं आएगा, हद है मतलब। आंसर होता है इसका, देखो मैं इसका आंसर बताता हूँ, थोड़ा समझ लेना इस क्वेश्चन को, ये ठीक है, ये पहली बार ऐसा कॉन्सेप्ट हमारे इन डिस्कशन में आया। इसका आंसर है नोयर। अब नोयर क्यों है, इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करता हूँ, देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ इसे, ठीक है, इसको समझना। कैसे समझते हैं हम लोग। हमने एक सेंटेंस लिखा, अ वैरायटी ऑफ, अ वैरायटी ऑफ these trees produces no fruit, ठीक है, एक। दूसरा, a variety of trees produce no fruit, ठीक है, इसे यहां से समझना है। अब समझ लो, थोड़ी देर के लिए बातें बंद करके समझ लो, उसमें नो एरर है। ठीक है, अब जो समझा रहा हूं उसको सुन लो, फिर बाद में जो बात कह चुका हूँ उसी को लेकर पूछोगे दोबारा, ठीक है, तो अभी समझा रहा हूँ उसको सुन लो। A variety of these trees produces no fruit. A variety of trees produce no fruit. अब देखो, हमने यहाँ पे वर्ब लिखी produces, और यहाँ पे वर्ब लिखी प्रोड्यूस। अगर हम प्रोड्यूस वर्ब लिख रहे हैं जो कि प्लूरल है, तो इसका मतलब जो हमारा सब्जेक्ट है ना, वही ट्रीज होगा। अच्छा, अगर हम वर्ब प्रोड्यूसर्स लिख रहे हैं, तो ट्रीज हमारा सब्जेक्ट नहीं होगा, हमारा सब्जेक्ट वैरायटी होगा। अच्छा, अगर ये वैरायटी सब्जेक्ट हो जाएगा, तो ये ऑफ दिस ट्रीज क्या होगा? ऑफ दिस ट्रीज हो जाएगा हुज का रिप्लाई, ठीक है। अब देखो, अब वैरायटी हमारा सब्जेक्ट होगा, वैरायटी का मतलब है टाइप, एक टाइप, ठीक है। तो जैसे हमने लिखा, अब वैरायटी प्रोड्यूसेस नो फ्रूट, एक वैरायटी है वो, उसमें कोई फ्रूट नहीं लगते।
किस चीज की वैरायटी है ये हमें बताना था, तो हमने लिख दिया ऑफ दीज ट्रीज, मतलब कोई खास ट्रीज है, मान लो ये ट्रीज हैं, ये 5 वैरायटी के ट्रीज हैं, हमने कहा इनमें से एक वैरायटी ऐसी है जिसमें फल नहीं लगते, इसका मतलब बाकियों में लगते हैं। तो यहाँ पे जो वैरायटी है ना, इसको हमने सब्जेक्ट बना लिया। अच्छा, ये वैरायटी किसकी है? कोई खास ट्रीज है, उनमें से कोई एक, मतलब ऐसा टाइप है ट्रीज का जिसमें फ्रूट नहीं लगते, तो ये सही है। अगर हम लिख दें वैरायटी ऑफ ट्रीज प्रोड्यूस नो फ्रूट, तो ट्रीज यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया। अब वैरायटी ऑफ, जब हम इस, अब हमें वैरायटी ऑफ को डिटर्मिनर मानना पड़ेगा, जब हम इसे डिटर्मिनर मानेंगे ना, तो इसका मतलब हो जाएगा सेवरल। A variety of trees produce no fruit, तो a variety of trees का मतलब हो गया सेवरल, वेरियस। देखो, एक चीज हमें यहाँ पे ध्यान देनी, वैरायटी वर्ड नाउन भी होता है, ठीक है। वैरायटी वर्ड जो होता है ना, वैरायटी का मतलब होता है टाइप। अच्छा, बाकी अ वैरायटी ऑफ जो वर्ड होता है ना, डिटर्मिनर होता है, और इसका मतलब होता है सेवरल या वेरियस। वेरियस का मतलब अलग अलग टाइप के, एक ही टाइप के नहीं। तो हमने कहा वैरायटी ऑफ ट्रीज प्रोड्यूस नो फ्रूट, तो इसका मतलब वेरियस ट्रीज, बहुत से पेड़ ऐसे होते हैं अलग अलग टाइप के जिनमें कोई फ्रूट नहीं आता। तो ये दोनों ही सेंटेंस अपनी अपनी जगह सही है। अभी अब मान लो मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखूं, द वैरायटी ऑफ ट्रीज डैश लिमिटेड हियर, लिमिटेड हियर। अब देखो, जैसे मैं वैरायटी के साथ में द डिटर्मिनर लिखूंगा, तो जो द डिटर्मिनर यूज होता है वो हमेशा यूज होता है किसी स्पेसिफिक थिंग को रेफर करने के लिए। तो अगर मैं द वैरायटी लिख रहा हूं, तो इसका मतलब अब सब्जेक्ट वैरायटी ही है। वैरायटी किसकी है ये बताने के लिए मैंने लिख दिया ऑफ ट्रीज, द वैरायटी हुज वैरायटी, तो ऑफ ट्रीज आ गया। तो अगर हम वैरायटी के साथ में द आर्टिकल लिख देंगे, तो ये समझ जाना कि यही सब्जेक्ट है। द आर्टिकल जिसके साथ लिखा जाता है वही स्पेसिफिक वर्ड होता है जिसको हम रेफर कर रहे होते हैं। तो अब वर्ब जो है वो वैरायटी के अकॉर्डिंग ही आएगी, और हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा इज। द वैरायटी इज लिमिटेड हियर, ट्रीज आर नॉट लिमिटेड, वैरायटी इज लिमिटेड। ट्रीज बहुत से हैं लेकिन सब एक ही टाइप के हैं। अगर वो अलग अलग टाइप के होंगे तो वैरायटी हो जाएगी, क्योंकि एक ही टाइप के बहुत से ट्रीज हैं, तो ट्रीज तो बहुत हैं लेकिन उनकी वैरायटी जो है वो लिमिटेड है। दो ही तीन टाइप के ट्रीज हैं सारे। तो द वैरायटी के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर लिखा करो, क्योंकि ये सब्जेक्ट होता है। अब हमने एक दूसरा एग्जांपल लिखा, अ ग्रेट वैरायटी, अ लार्ज वैरायटी, अ वाइड वैरायटी ऑफ ट्रीज डैश फाउंड इन दिस स्टेट। अब जैसे हमने लिख दिया, ठीक। अब देखो, जब हम वैरायटी नाउन के साथ में वाइड, लार्ज, ग्रेट ये वर्ड लिख देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है ग्रेट, लार्ज वर्ड जो होंगे वो वैरायटी के तो होंगे, लेकिन ये वैरायटी किसकी है? किसकी वाइड वैरायटी है, किसकी लार्ज वैरायटी है, किसकी ग्रेट वैरायटी है? मेन वर्ड हमेशा वो बन जाएगा। तो जैसे ही हम लिखेंगे अ ग्रेट, लार्ज, वाइड वैरायटी ऑफ समथिंग, तो ये हमारा डिटर्मिनर होगा हमेशा। अगर हम कभी भी लिखेंगे ग्रेट वैरायटी है, लार्ज वैरायटी है, वाइड वैरायटी, तो ये हमेशा डिटर्मिनर होगा। तो अगर ये डिटर्मिनर होगा तो वर्ब आएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट हो गया ट्रीज, ट्रीज के अकॉर्डिंग वर्ब लिखोगे तो यहाँ पे आर आ जाएगा। तो हमें लिखना पड़ेगा ग्रेट वैरायटी ऑफ ट्रीज आर फाउंड इन दिस स्टेट। अब ये हमें समझना है, ठीक। फिर से देखो, एक बार मैं बता देता हूँ, अब वैरायटी ऑफ जो है ना, ये सब्जेक्ट भी हो सकता है और ये डिटर्मिनर भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में क्या बात कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसको तो हम डिफाइन कर ही नहीं सकते, उसका वर्ब सिंगुलर आएगी, प्लूरल आएगी। द वैरायटी ऑफ के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर लिखा करो। अ ग्रेट वैरायटी ऑफ, अ लार्ज वैरायटी ऑफ, अ वाइड वैरायटी ऑफ के साथ में वर्ब हमेशा प्लूरल लिखा करो, क्योंकि ये हमेशा डिटर्मिनर होते हैं, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। तो ये जो हमने डिस्ट्रक्ट वर्ब लिखी ना प्लूरल नंबर की, ये सही है, नो एरर है, इस सेंटेंस में कोई करेक्शन नहीं करना है, ठीक है। अगले में आ जाओ, द सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म हैज लेफ्ट बिहाइंड अ ट्रायल ऑफ मिजरी। द वैराइटीज ऑफ ट्रीज, बिल्कुल सही है बच्चे। द वैराइटीज ऑफ लिखोगे तब भी द वैराइटी सब्जेक्ट है, द वैरायटी लिखोगे तब भी सब्जेक्ट है। जब द आर्टिकल लिख दोगे तो डेफिनेट हो जाएगा वर्ड, इसका मतलब वही हमारा सब्जेक्ट है। देखो बेटा कुलदीप, ऑफ प्रिपोजिशन जरूर है, लेकिन ये जो ऑफ होता है ना, वो एक्चुअल में ट्रीज के साथ में नहीं, वो वैरायटी के साथ में है। और अब वैरायटी ऑफ एक पूरा डिटर्मिनर है जिसका मतलब होता है वेरियस, ठीक है। हाँ, द वैराइटीज ऑफ ट्रीज आर, बिल्कुल सही है। अब देखो हर्ष कौशिक, तुमने बेटा दिमाग यूज करना हमें लगता है बंद कर लिया अब। अ ग्रेट वैरायटी ऑफ दीज ट्रीज, मतलब इन ट्रीज की कोई ग्रेट वैरायटी, मतलब ग्रेट वर्ड तुम वैरायटी के लिए यूज करोगे, नंबर के लिए। ग्रेट का मतलब यहाँ पे नंबर होता है। ग्रेट का मतलब महान तो मान नहीं सकते, ग्रेट का मतलब यहाँ पे नंबर ही मानना पड़ेगा, ठीक है। तो वो एक्चुअल में डिटर्मिनर है, नंबर हो गया ना, तो नंबर का मतलब नाउन को डिस्क्राइब करेगा, डिटर्मिनर है।
हाँ, अगले का आंसर देखो क्या हो जाएगा, ट्रेल, TRAIL। जैसे हमने लिखा था सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म हैज लेफ्ट बिहाइंड अ ट्रेल ऑफ मिजरी। देखो ट्रेल वर्ड जो होता है ना, ट्रेल नाउन होता है, ट्रेल का मतलब होता है समथिंग लेफ्ट। जैसे कोई चीज गुजर गई ना, तो उसकी जो छाप पीछे छूट गई है, उसकी जो निशानियां छूट गई, उन्हें हम कहते हैं ट्रेल। ठीक है। अच्छा, ट्रायल जो होता है ये लीगल प्रोसीडिंग होती है, जांच वगैरह जैसे चलती है ना, ट्रायल कोर्ट वगैरह होते हैं। तो ट्रायल वर्ड जो हमने पहले लिखा था उसका मतलब होता है जांच, इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, ट्रेल का मतलब होता है समथिंग लेफ्ट बिहाइंड, कुछ ऐसा जो पीछे छूट गया, कोई निशानी, कोई साइन, कोई सिंबल। ठीक है। तो जैसे मिजरी थी, बड़ी परेशानी थी। ठीक है। तो द सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म हैज लेफ्ट बिहाइंड अ ट्रेल ऑफ मिजरी, कि जो साइक्लोनिक स्टॉर्म था वो तो चला गया, लेकिन उसके पीछे ना मिजरी, मिजरी का मतलब हो गया दरिद्रता, दरिद्रता अपने पीछे छोड़ गया। तूफान तो निकल गया, लेकिन अपनी निशानी परेशानी वहां पे छोड़ के चला गया। ठीक है। माइजरली मत लिखो, माइजरली एडजेक्टिव होता है। ठीक है। मिजरी नाउन होता है, ये डिटर्मिनर लिखा है, नाउन आएगा वहां पे। तुम लोग यार ना तुक्के बहुत मारते हो, सोचते नहीं हो, ये खराब आदत है। सोचना चाहिए, कुछ भी कहते हो ना। हालांकि मेरे कहते रहने से, मैं वो एक बच्चा पूछ रहा था ना, वो क्या वाली बात बता दो, मैं इसीलिए तो बताता नहीं हूं, क्योंकि बताने से तुम समझ नहीं जाओगे ना बेटा, कहने से आदमी मानता थोड़ी है। जब सामने बैठा होता है ना, नहीं मानता, एक चपका दो, फिर वो अगली बार के लिए समझ जाता है कि हाँ वैसे नहीं करना है। होता क्या है, जैसे कोई तुम आंसर बोलते हो, जैसे ये क्वेश्चन लिखा है, इसका तुमने कोई भी आंसर सोचा है और बोल रहे हो, तो उसको एक बार सोचो। ठीक है। कि मतलब सोचने के बाद आंसर करो। और दूसरी बात, सोचने का मतलब ये नहीं कि बिना बेसलेस चीजें सोचने लग जाओ। सोचने का मतलब कि हमारे पास क्या सॉलिड आइडियाज हैं, लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है, अंडरस्टैंडिंग है, फंडामेंटल्स हैं। हर एक चीज हमें क्लियर है ना, तभी हम सही बातें सोच पाएंगे। नहीं तो जो बिना बेस के हम चीजें सोचते हैं वो बेसलेस होती हैं, होता कुछ है, हमने सोच कुछ और लिया। तो इस तरीके की सोच जो होती है ना, वो सब्जेक्टिव होती है, वो भी काम की नहीं होती। तो सोचना जरूरी है, लेकिन सोचना तार्किक, लॉजिकल सोचना, इलॉजिकल नहीं कि हमारे दिमाग में हमने सोच लिया, ऐसे नहीं। हाँ, ट्रेल ही ट्रेल चल रहा था। सही कह रहे हो बेटा उदयवीर। तुमने बहुत ध्यान से, हमें लगता है, इलेक्शन का रिजल्ट देखा। हम्म। अ लार्ज वैरायटी ऑफ ट्री नहीं लिख सकते यार, पगले हो क्या तुम लोग कतई। एक ही ट्री की बहुत सी वैरायटी हो जाएंगी, मूर्खता देते हो क्या। हाँ, खोपड़ी नहीं यूज करते बिल्कुल। चलो आ जाओ, मैं ध्यान ही नहीं दूंगा, अपने लगे रहो। तुम्हें सुधार कोई पाएगा नहीं, तुम केवल फॉर्मेलिटी कर लो। वो लिख रहा है अ ग्रेट वैरायटी ऑफ ट्री। अभी मैं कह रहा हूं कि सोचा करो, थोड़ा सा आदत डालो सोचने की, मूर्ख राम को सोचना ही नहीं है। ग्रेट वैरायटी ऑफ ट्री बोल रहे हैं। ठीक है। एक ही ट्री की उसने बहुत सी वैरायटी बना दी। ट्री के साथ डिटर्मिनर भी नहीं लिख रहा, बहुत यार तुम लोग तुक्के मारते हो। सेवंथ एट्थ की इंग्लिश की बुक्स ले आओ, अगर बात मानो, और उनको खाली टाइम में पढ़ा करो, उनसे ये तुम्हारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे और ये तुक्के मारते हुए बंद हो जाएंगे। ठीक है। सेवंथ एट्थ की बुक्स लाओ, खाली टाइम में पढ़ा करो, प्रीवियस ईयर की बुक्स मत पढ़ा करो। ठीक है। रूल्स वाली मत पढ़ा करो, थोड़ी तैयारी पहले अच्छी कर लो, फिर पेपर दो। हमारे बच्चे क्या करते हैं, तैयारी कम करते हैं, पेपर जल्दी देने लग जाते हैं। हाँ, एवर सिंस और सिंस में बेटा कोई डिफरेंस नहीं होता। माई सिस्टर हैज बीन इंटरेस्टेड इन मेडिसिन एवर सिंस शी वॉज अ चाइल्ड। नो एरर। सिंस एंड एवर सिंस बोथ हैव द सेम मीनिंग। ठीक है। एवर सिंस का मतलब थ्रू आउट द टाइम, जैसे हमने कहा सिंस आई केम हियर, सिंस आई केम हियर, जब से मैं यहां आया। एवर सिंस आई केम हियर का मतलब, इसका भी मतलब वही हो गया। एवर सिंस का मतलब हो गया द होल ड्यूरेशन, वो काम कंटिन्यू रहा उस पूरी ड्यूरेशन में, बीच में कभी भी ब्रेक नहीं हुआ। एवर का मतलब इतना ही होता है। हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सब्जेक्टिव अप्रोच होती है, हम उसे ना भी लिखें तो भी सही है। ठीक है। तो ये नो एरर है। एक बच्चा बोल रहा बीन नहीं आएगा, बेटा बीन जरूर आएगा, अब तुम समझ नहीं पा रहे होगे, लेकिन मैं बता देता हूं तुम्हें। यहाँ पे जो इंटरेस्टेड है ना, ये एडजेक्टिव है, और ये जो बीन है ना हमारी, ये मेन वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की मेन वर्ब है। जैसे हमने लिखा ही इज इंटरेस्टेड। ठीक है। तो ये जो इंटरेस्टेड है, ये पैसिव वर्ब नहीं है, ये पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, और इज वर्ब है। अब ये इज है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट बनाएंगे, तो हमें हैज के साथ थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी। इज एम आर की थर्ड फॉर्म जो होती है वो बीन होती है, तो हमें इसे ऐसे लिखना पड़ेगा, हैज बीन। अगले में आ जाओ। प्राइवेट पब्लिकेशन बेटा कोई भी ले लो, सारे प्राइवेट पब्लिकेशन अच्छे होते हैं, एनसीईआरटी छोड़ के कोई भी पब्लिकेशन की बुक ले लो, सारी अच्छी होती है। ईच ऑफ द गर्ल्स, हाँ ये तो देखो, ईच ऑफ, वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ के बाद में वर्ब हमेशा सिंगुलर लिखा करो, तो यहाँ पे तो आ जाएगा हैज। चलो अगले में आ जाओ।
अगले का क्वेश्चन बताओ। मी एंड माई वाइफ, इसका आंसर बताओ। इसका बेटा क्वेश्चन चेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताओ। बताओ आंसर बताओ। हम्म। हम्म। सही है। हम्म। हाँ, राकेश कुमार। ठीक है, हाँ। देखो इसका आंसर पता है क्या, इसका आंसर है, एक मिनट, इसका आंसर है माई वाइफ एंड आई। देखो एक चीज तो डन है, ये मी तो है गलत, क्योंकि मी ऑब्जेक्ट होता है, उसको सब्जेक्ट बना नहीं सकते, तो वो तो गलत है ही है, आई तो लिखना ही है। लेकिन एक चीज और भी इसमें ध्यान देना, आई जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसको प्रोनाउंस के सीक्वेंस में पहले तब लिखा करो जबकि माफी मांगनी हो या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी हो। अगर को दोनों बच्चे, ग्रामर की भी लेनी है और रीडर बुक भी लेनी है, दोनों ही पढ़नी है साथ ही साथ में, ठीक है, हाँ। माई वाइफ एंड आई आएगा बच्चे, यही सही है, ठीक है। तो होता है क्या है कि फर्स्ट पर्सन जो आई होता है उसको सीक्वेंस में प्रोनाउंस के पहले तभी लिखा करो जब या तो माफी वगैरह मांगनी हो, अपोलोजाइज करना हो, या फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी हो। अब हम देख रहे हैं ना तो यहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जा रही है, ना ही कोई अपोलोजाइज किया जा रहा है, माफी मांगी जा रही है, तो पहले थर्ड पर्सन माई वाइफ लिखो, फिर फर्स्ट पर्सन आई लिखो, ठीक है। यहाँ पे देखो समझना, अगर हमारे प्रोनाउन सिंगुलर हो तो पहले सेकंड पर्सन लिसनर लिखा करो यू, फिर थर्ड पर्सन लिखा करो ही सी इट जो भी है, और फिर फर्स्ट पर्सन लिखा करो। अगर सिंगुलर है, अगर ये सारे प्लूरल हो तो हमेशा पहले फर्स्ट पर्सन स्पीकर, फिर सेकंड पर्सन लिसनर और फिर थर्ड पर्सन जो भी हो। अगर कभी माफी मांगनी हो, अपोलोजाइज करना हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी हो, तो हमेशा स्पीकर सबसे पहले आएगा, फर्स्ट पर्सन, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। फिर लिसनर आएगा और फिर कोई बचा रहेगा, थर्ड पर्सन वो आएगा, ठीक है। तो जो माई वाइफ है वो पहले आएगा, आई बाद में आएगा। हाँ, 2 3 1 बिल्कुल सही बच्चे बात कह रहे हो। अगला देखो, ऐसे राइटिंग इज एन आर्ट दैट रिक्वायर्स मैनी प्लानिंग ऑन द पार्ट ऑफ द राइटर। अब देखो यहाँ पे समझना, ये रिक्वायर्स वर्ब हो गई, इस रिक्वायर्स वर्ब का ऑब्जेक्ट जो होगा वो प्लानिंग हो गया। अगर हम वर्ब की एनजी फॉर्म को सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना के एज अ नाउन यूज करें तो हम इसे कहते हैं जेरेंड। तो ये जेरेंड हो गया, प्लानिंग जो है वो जेरेंड हो गया, ठीक है, हाँ। अब देखो, ये जो प्लानिंग हमने लिखा है जेरेंड है, जेरेंड जो होते हैं वो हमेशा सिंगुलर होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, असल में वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जेरेंड जो होता है वो एक तरीके का एक्शन होता है। तो ऐसे नाउन्स जो किसी एक्शन को या किसी स्टेट को या किसी फीलिंग को या किसी इमोशन को रेफर करते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो होते हैं वो हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं, उनके साथ में मैं नहीं आ नहीं सकता, तो मच लिखो, ठीक है, हाँ। तो मच लिख दो, ऐसे राइटिंग इज एन आर्ट दैट रिक्वायर्स मच प्लानिंग, ठीक है, हाँ, मच लिख दोगे तो सही जाएगा। बढ़िया आंसर है तुम लोगों का। अगला क्वेश्चन देखो, इसका आंसर बताओ। हाँ बेटा, बिल्कुल मच ही आएगा, मैनी को रिमूव करके मच लिख रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। हम्म। ईच चाइल्ड वॉज गिवन अ रेड ब्यूटीफुल बलून। देखो यहाँ पे समझना, जैसे कोई एक नाउन फ्रेज है, सपोज कोई एक नाउन फ्रेज है, और उस नाउन फ्रेज में हमें दुनिया भर के वर्ड्स लिखने हैं, तो देखो हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो हम लिखेंगे डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स का मतलब वो वर्ड जो कि एडजेक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे आर्टिकल्स होते हैं हमारे, वो डिटर्मिनर्स होते हैं, दिस दैट दिस दोज ये भी डिटर्मिनर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद में माई योर हिज ये भी पजेसिव केस के डिटर्मिनर्स होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 मैनी सेवरल फ्यू ये भी डिटर्मिनर्स होते हैं। तो सबसे पहले नाउन फ्रेज में हम लिखेंगे डिटर्मिनर्स, डिटर्मिनर्स के बाद में फिर लिखेंगे एडजेक्टिव्स, ठीक है। अच्छा, एडजेक्टिव्स में से वो एडजेक्टिव्स जो कि हमारा ओपिनियन होते हैं वो पहले आएंगे, और उसके बाद में जो फैक्ट होते हैं वो बाद में आएंगे।
मतलब एडजेक्टिव भी दो तरीके के होते हैं। एक तो हमने कह दिया किसी चीज को ब्यूटीफुल, तो वो हमारा अपना ओपिनियन है। हमने किसी को कह दिया लवली, तो वो हमारा अपना ओपिनियन है। हमने कह दिया अट्रैक्टिव, तो वो हमारा अपना ओपिनियन है। और किसी चीज को हम कहते हैं सॉलिड, तो वो फैक्ट है। कोई चीज जो सॉलिड है वो सॉलिड है, चाहे तुम उसको कहो चाहे ना कहो, ठीक है। कोई चीज लिक्विड है तो वो लिक्विड है, चाहे उसे कहो या ना कहो। कोई चीज ब्लैक है तो फिर है, चाहे तुम उसे कहो या ना कहो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वो एडजेक्टिव जो हमारे ओपिनियन होते हैं वो पहले आते हैं, फैक्ट होते हैं वो बाद में आते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में फिर अगर कोई नाउन हमने एज एन एडजेक्टिव यूज कर रखा है, मान लो कोई नाउन है उसको हम मॉडिफाई करने के लिए किसी दूसरे नाउन को यूज कर रहे हैं, तो फिर वो आएगा। फिर उसके बाद में जो मेन नाउन होगा वो आएगा। तो जो नाउन फ्रेजेस होते हैं उनको हम इस सीक्वेंस में लिखते हैं। लास्ट में, सबसे लास्ट में नाउन फ्रेज में मेन नाउन आएगा जिसके बारे में बात की जा रही है, जो हमारा मेन नाउन है। फिर अगर कोई दूसरा नाउन उसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज करना है तो फिर वो उससे पहले आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में, उससे पहले फिर एडजेक्टिव्स आएंगे। एडजेक्टिव्स में जो ओपिनियन वाले एडजेक्टिव वो पहले आएंगे, फैक्ट वाले बाद में आएंगे। बाद का मतलब नाउन के पास आएंगे, ठीक है। और डिटर्मिनर सबसे पहले आएंगे। इस पे मैं एक वीडियो भी यूट्यूब पे डिस्कस करूंगा डिटेल में, 1-1.5 घंटे का कॉन्सेप्ट है, तो तुम लोग अपना टच में तो सारे हो ही, तो जब डिस्कस करेंगे तो जान जाओगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, ओपिनियन वाले पहले, फैक्ट वाले बाद में आएंगे। अगर हम ये देखें तो रेड और ब्यूटीफुल, अगर वैसे तो रेड नाउन भी होता है, रेड जो होता है दैट इज द नेम ऑफ द कलर, तो अगर हम रेड को नाउन मान लें तब तो झंझट ही खत्म हो गया, क्योंकि नाउन नाउन के सबसे पास लिखा जाता है सीक्वेंस में। तो ये जो रेड है ना वो बैलून के पास आना चाहिए, बैलून नाउन है, रेड भी नाउन है, पास आना चाहिए। नहीं तो अगर मान लो रेड को एडजेक्टिव भी मान लें, तो रेड जो एडजेक्टिव है वो फैक्ट है, ब्यूटीफुल जो है वो ओपिनियन है। किसी चीज को हम ब्यूटीफुल मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं हमारा ओपिनियन है। अगर वो रेड है तो वो है, वो फैक्ट है, ठीक है। तो फैक्ट वाले एडजेक्टिव्स नाउन के पास, ओपिनियन वाले दूर, तो हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, अ ब्यूटीफुल रेड बैलून, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव का सीक्वेंस होता है, तुम लोगों ने क्लास वगैरह में पढ़ा होगा इसे। तो इसको ऐसे लिखो। अगले पे आ जाओ। She has had the best medical facilities available, but she will not be cured unless she doesn't have a strong desire to live. Has given नहीं हो सकता बेटा, बहुत मारूंगा तुझे मैं, बहुत मारूंगा और सुधर जाओगे अगली बार के लिए। हैज गिवन नहीं हो सकता। हैज गिवन मान लो हम लिख देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि बच्चे ने दिया है किसी को रेड ब्यूटीफुल बैलून है। अब वॉज गिवन लिखेंगे तो इसका मतलब बच्चे को दिया गया, तो ये ज्यादा लॉजिकल है। वो कैसे लॉजिकल है? बच्चे बैलून देंगे दूसरों को बांटते घूमेंगे कि बच्चों को दिया जाएगा? ठीक है, खेलने की चीज है वो, तो बच्चों को दी जाएगी। एवरी चाइल्ड नहीं आएगा। तुम लोग एक काम करो, मेरा खून पी लो यार। एवरी चाइल्ड नहीं आएगा। पता नहीं तुम लोग बिना लॉजिक के किसी चीज को गलत क्यों मानने लग जाते हो। हम किसी चीज को गलत तब कहते हैं जब हमारे पास कोई लॉजिक हो। भाई मान लो ये फैसिलिटीज यहाँ पे अगर मैं कहूँ ये गलत है, ठीक है, तो मेरे पास एक लॉजिक होना चाहिए ना गलत क्यों है। कि बस मेरे दिमाग में आया फैसिलिटीज गलत है, फैसिलिटी होना चाहिए। अरे तुम्हारे ऐसे झंझट से तो नहीं चलेगा ना। तुम्हारे मन में जो आया तुम सही मान लोगे, तुम्हारे मन में आया गलत मान लोगे। हाँ, इसका आंसर खैर यही है जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं। ये जो अनलेस हमने लिखा ना, इसका मीनिंग नेगेटिव होता है। तो चूंकि इसका मीनिंग खुद ही नेगेटिव होता है तो हमें ये डज नॉट लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जब डज हटा दोगे तो फिर ये हैव भी लिखना नहीं जाएगा, तो हैज आ जाएगा। तो इसका आंसर ये। तो अनलेस खुद ही नेगेटिव होता है, उसके साथ में नॉट मत लिखा करो। तो जब डज नॉट हटा दोगे तो फिर हैव की जरूरत नहीं रहेगी, तो हैज आ जाएगा। होता क्या है, डू डज के साथ में बेस फॉर्म आती है, हैव बेस फॉर्म है। जब हम डज हटा देंगे तो हमारी सिंगुलर फॉर्म शी के अकॉर्डिंग हमें लिखनी पड़ेगी, तो हैज आ जाएगा। तो ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो। ऑनलाइन में ही तो कुछ भी बोलते हैं। नहीं नहीं बच्चे, इनके कमेंट फालतू नहीं है। मैं बस इनसे ये कहना चाहता हूँ कि सोचने की आदत डालो। सीखने का मतलब सोचने की क्षमता विकास करना होता है। मतलब सीखने का मतलब होता है कि हमें सोचने समझने की, मतलब सोचने की, समझने की, सही गलत को डिफ्रेंशिएट कर पाने की क्षमता विकसित हो, ठीक है। जब हम चीजों को बिना सोचे समझे सही मानने लगते हैं, गलत मानने लगते हैं, तो एक्चुअल में हम सीख नहीं रहे होते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम सही रास्ता पकड़ो, ठीक है। बाकी सारे बच्चे अच्छे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। जो भी हमारे बैच ज्वाइन करते हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, वो बहुत अच्छे बच्चे हैं। यूट्यूब की बेटा वीडियो हमने डिलीट नहीं की है, पर्सनल कर दी है। पर्सनल या पता नहीं प्राइवेट कुछ होता है वो कर दिए हैं, ठीक है। वो हमने इसलिए कर दिए क्योंकि अब हम सारी नई वीडियोस लाएंगे। हमारा एक ऐप बन रहा है, मैं आज तुम लोगों को बता रहा हूँ, 8-10 दिन में वो आ जाएगा, ठीक है। वो ऐप हम आप लोगों को देंगे इंग्लिश सीखने के लिए, वो अल्टीमेट चीज होगी। उसके बाद में यूट्यूब यूट्यूब किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सारी वीडियो हम बेसिक से लेके उसी पे डाला करेंगे, ठीक है।
हाँ देखो, इट टुक हर अ लॉन्ग टाइम, ये वाला। एज इफ अवेयर, एक बच्चा अवेयर्ड लिख रहा है, अवेयर्ड मत लिखो बच्चे, अवेयर एडजेक्टिव ही होता है, अवेयर वर्ड एडजेक्टिव होता है, अवेयर्ड मत लिखो, ठीक है। हाँ, एज इफ अवेयर ऑफ माई कंडीशन, मान लो कि जैसे उसे मेरी कंडीशन के बारे में पता हो। द इन्फ्यूरेटेड बर्ड, इन्फ्यूरेटेड का मतलब जो गुस्सा है वो, द इन्फ्यूरेटेड बर्ड सडनली डबल्ड बैक ऑन इट्स कोर्स, अपने रास्ते पे वापस आया, फिर से आया। एंड चार्ज्ड, अब ये चार्ज है ना, इसका मतलब है अटैक करना, हमला करना। टारगेट के साथ में प्रिपोजिशन एट लिखा करो, ये ध्यान रखना है तुम्हें अब। टारगेट के साथ में प्रिपोजिशन एट लिखा करो। हाँ, ऐप पे पढ़ना गहरा काम है, ये तो मैं भी मानता हूँ बेटा, बिल्कुल यही बात है, ठीक है। तो इसलिए बच्चे के ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा आ जाती है कि उसको थोड़ा एफर्ट अपने पार्ट से और करे, ठीक है। देखो सामने टीचर होता नहीं है, टीचर वहां से पढ़ा रहे हैं, हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। तो उसमें ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अब हमारे ऊपर खुद आ जाती है कि अब ज्यादा एफर्ट्स हम अपने पास से करें, ठीक है। सामने टीचर होता है तो चलो टीचर हमारी शक्ल देख के जान जाता है कि इसको समझ में आया कि नहीं आया, तो वो हमसे पूछ लेता है। या मतलब जनरली तो टीचर्स कंपटीशन के पढ़ाने वाले बच्चों से इंटरेक्शन नहीं करते हैं, वो तो जनरली आए अपना बताया चले गए। मैं तो फिर भी क्लास में पढ़ाता हूँ तो कोशिश करता हूँ बच्चों से पूछा जाए। जैसे कोई बच्चा मुझे हरकत करता हुआ दिखाई पड़ता है या बात करता हुआ दिखाई पड़ता है तो मैं उसको टोक देता हूँ एक दो बार, ठीक है, उससे पूछता हूँ तो अगली बार वो सतर हो जाता है, फिर वो 3-4 महीने चुपचाप आराम से बैठ के ही पढ़ता है। तो टीचर सामने होता है ना, तो हमारी शक्ल देख के जान जाता है कि बच्चा समझ रहा है या नहीं समझ रहा। तो हमसे पूछ लेता है, एक दो बार पूछता है तो हम अपने आप अलर्ट हो जाते हैं, फिर सीखने लग जाते हैं। सामने टीचर है नहीं, हमारी मर्जी है, चाहे हम पढ़ें चाहे हम नहीं पढ़ें, चाहे हम फोन रख दें चाहे हम खेलने चले जाएं, ठीक है। तो फिर बच्चे के ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा आ जाती है कि वो अपने पार्ट पे अपनी जिम्मेदारी समझ के मेहनत करे। अब देखो, मैंने यहाँ पे जो तुम्हें बताया वो ये है कि चार्ज वर्ड का मतलब यहाँ पे है अटैक। जब हम किसी पे अटैक करते हैं तो वो पर्सन होता है हमारा टारगेट, टारगेट के लिए प्रिपोजिशन लिखा करो एट। अब जैसे चार्ज के साथ एट लिखा ना, एक दो वर्ब और बता देता हूँ, उनका भी ध्यान देना। शूट, शाउट, एम, लुक, लुक है ये, ठीक है। लाफ, स्टेयर, गेज, ठीक है, स्कॉफ, एटसेट्रा। ये कुछ और ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ में तुम्हें एट लिखना चाहिए। हाँ, ये भी बात सही है, मेरे से पढ़ना भी बहुत प्यारा काम है। मेरे से पढ़ना तो बहुत मुश्किल काम है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे मेरे पास पढ़ने आते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। दो चीजें दिक्कतें होती हैं मेरे साथ क्लास में। एक, मेरे साथ क्लास में दिक्कत ये होती है कि मैं पढ़ाता इंग्लिश को टेक्निकली हूँ, ठीक है, टेक्निकल पढ़ाता हूँ। जो बच्चे के पहले पढ़ने के तरीके होते हैं वो बेकार उसके वहां पे आके हो जाते हैं, और उसको नए तरीके से फिर से अपने को अडेप्ट करना पड़ता है इंग्लिश लर्निंग के लिए। एक तो वो तरीका अलग होता है, दूसरा थोड़ी सी सख्ती भी होती है, ठीक है। तो कैड़ा काम है, लेकिन जो बच्चे इस चीज को निभा लेते हैं, इस डिसिप्लिन को बर्दाश्त कर लेते हैं, उस तरीके से सीख लेते हैं, उनका काम हो जाता है। जिस काम के लिए वो मेहनत कर रहे होते हैं तो उनका वो काम हो जाता है, बस ये है। अच्छा, जो नहीं उसके अकॉर्डिंग अपने को ढाल पाते, ठीक है, मजबूरी महसूस करते रहते हैं, वो बेचारे रह जाते हैं। इट टुक हर अ लॉन्ग टाइम टू गेट ऑफ द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, ठीक है। ये वर्ब्स जो हमने लिखे हैं, इनका ध्यान रखना है। इन वर्ब्स के साथ में हम एट इसलिए लिखते हैं क्योंकि इनके बाद लिखा गया ऑब्जेक्ट जो होता है टारगेट होता है। जैसे हम किसी को शूट करना चाह रहे हैं, शाउट कर रहे हैं, किसी पे निशाना लगा रहे हैं, देख रहे हैं, घूर रहे हैं, तो वो हमारा टारगेट हो गया, तो उसके साथ में एट लिखा करो। डबल बैक का मतलब फिर से वापस जाना, अपनी जगह पे पोजीशन लेना, ठीक है। इट टुक हर अ लॉन्ग टाइम टू गेट ऑफ, अब देखो गेट ऑफ का मतलब होता है उतरना। जैसे कोई पर्सन किसी गाड़ी से उतरा तो ही गॉट ऑफ, चढ़ गया तो गॉट ऑन। ऑन या इनटू, मतलब इनटू भी हो सकता है, ऑन भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ऑफ का मतलब होता है किसी गाड़ी से उतरना, ठीक। लेकिन यहाँ पे अगर हम ये मीनिंग मान लें तो ये लॉजिकल है, तो यहाँ पे एक काम करो, ओवर लिख दो। गेट ओवर का मतलब होता है उबरना, उबरना, उतरना नहीं, उबरना, ठीक है। जैसे ही गॉट ओवर दैट डिजास्टर, कोई किसी के ऊपर कोई मुसीबत परेशानी टूट पड़ी लेकिन वो बाद में उससे उबर गया, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे, इट टुक हर अ लॉन्ग टाइम टू गेट ओवर द डेथ। एक कह रहा है गेट रिड ऑफ, पगले बहुत मारूंगा, समझे। गेट रिड ऑफ का मतलब छुटकारा मिलना होता है, ठीक। तो यहाँ पे लिखो गेट ओवर, गेट ओवर का मतलब होता है टू सर्वाइव, सर्वाइव कर जाना, मैनेज कर लेना। मान लो उसके पर्सन हस्बैंड की डेथ हो गई, तो वो जो उसका शौक था, वो जो परेशानी थी, ठीक है, बहुत समय बाद सही, लेकिन वो उससे उबर गई। इसका मतलब ये है, हाँ, गेट ओवर लिख दो। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, इट इज बेस्ट टू बी साइलेंट देन टू स्पीक इन एंगर।
देखो यहाँ पे समझना, ये जो हमने देन लिखा ना, ये कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन होता है। जब भी किसी सेंटेंस में देन लिखे दिखाई पड़े ना, तो वहां पे हमेशा जान जाना कि कोई ना कोई कंपैरिजन हो रहा है। जब हम कंपैरिजन करेंगे तो उसके लिए कंपेरेटिव डिग्री का यूज करना पड़ेगा। कंपेरेटिव डिग्री जो होती है वो बेस्ट नहीं होती, वो बेटर होती है। बेस्ट होती है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री से देन आएगा नहीं। तो अगर हमने देन लिखा ना, तो कंपेरेटिव डिग्री लिखो बेटर। ठीक है, यही है मतलब। हम्म, अगले में आ जाओ। हिज फादर इज डिसगस्टेड अगेंस्ट हिम फॉर हिज एडिक्शन टू ड्रिंक। अब देखो यहाँ पे समझना, डिसगस्टेड जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है एंग्री, इसका मतलब होता है अनॉयड, इसका मतलब होता है वेक्स्ड, इसका मतलब होता है एग्जास्परेटेड। हालांकि अब मैं ये तो नहीं कहूंगा इनके मीनिंग एग्जैक्टली सेम होते हैं, कॉन्टेक्चुअल डिफरेंस होता है, वो आप अच्छी डिक्शनरी वगैरह में ढूंढ लोगे। लेकिन ये जो सारे एडजेक्टिव्स है ना, इनका लगभग कॉन्टेक्स्ट कॉमन होता है। डिसगस्टेड, एंग्री, अनॉयड, वेक्स्ड, एग्जास्परेटेड, इनका मतलब होता है किसी से नाराज होना, गुस्सा होना। अब इनके साथ देखो हम प्रीपोजिशन कैसे लिखते हैं। एंग्री विद समवन और एंग्री एट समथिंग। ठीक है, अगर मान लो हम ये हटा दें, ऐसे ये हटा दें इतना, ठीक है, जैसे हमने लिखा ना, हिज फादर इज डिसगस्टेड विद हिम फॉर हिज एडिक्शन टू ड्रिंक। अगर हम ये हटा दें, अगेंस्ट हिम फॉर या विद हिम फॉर हटा दें, और केवल इतना लिखें, डिसगस्टेड हिज एडिक्शन टू ड्रिंक, तो हमें एट लिखना पड़ेगा। डिसगस्टेड एट हिज एडिक्शन, एडिक्शन इज समथिंग, तो एट लिखना पड़ेगा। तो ये जो एडजेक्टिव्स हैं, इनका ध्यान देना, इन पे अक्सर पेपर में क्वेश्चंस आते रहते हैं। डिसगस्टेड, एंग्री, अनॉयड, वेक्स्ड, एग्जास्परेटेड, इनका मतलब होता है किसी पे गुस्सा होना, नाराज होना। इनके साथ प्रिपोजिशन लिखा करो, एट समथिंग, विद समवन। एक बच्चा क्या कह रहा है, सर क्लास मॉर्निंग 5 AM करवा दो, बढ़िया रहेगा। 5 बजे तो मैं उठता नहीं हूँ पगले, मैं तो सुबह देर से उठता हूँ। अगला देखो, he had already sent me message that his arrival was scheduled for Thursday. ठीक है, and there is new time for preparation, few time, sorry। आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताओ। बेटा आंसर बता दो। देखो इसका आंसर पता है क्या, इसका आंसर ये है कि जो मैसेज हमने सिंगुलर नाउन लिखा ना बिना डिटरमिनर के, ये गलत है। लिखो अ मैसेज, अ मैसेज या द मैसेज लिख दो, ठीक है। कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना डिटरमिनर के मत लिखा करो, ठीक। अच्छा, इस बच्चे ने कहा कि यहाँ पे आएगा ऑन। ऑन हम तब यूज करते हैं जब हमें उस इवेंट को रेफर करना हो जो उसी दिन हुआ हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखना, ये फॉर जो है ना, हम सेंट मैसेज के लिए नहीं यूज कर रहे। अगर हम सेंट मैसेज के लिए करें तब तो ये ऑन ठीक है, ही हैड ऑलरेडी सेंट मी मैसेज ऑन थर्सडे। ये जो शेड्यूल वर्ब है ना, उसके लिए यूज किया गया। किसी चीज को अगर हम शेड्यूल कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब हम उसको कहीं पे शिफ्ट कर रहे हैं। जहां पे शिफ्ट कर रहे हैं उसके लिए प्रिपरेशन फॉर लिखा करो। तो ये जो बच्चे हम फॉर लिख रहे हैं, वो कोई काम नहीं हुआ थर्सडे को, हम ये नहीं बता रहे कोई काम थर्सडे को हुआ। ऑन प्रिपरेशन का मतलब हम यूज करते हैं टाइम के साथ, जब हमें किसी पॉइंट को रेफर करना हो जहां पे कोई काम हुआ। ये काम थर्सडे को नहीं हुआ, ये थर्सडे के लिए शेड्यूल कर दिया गया। तो जो शेड्यूल है ना, वाई इज इट शेड्यूल, फॉर विच डे इज शेड्यूल, तो ये जो फॉर हमने शेड्यूल के साथ लिखा वो ठीक है। आप ध्यान देना, शेड्यूल के साथ प्रिपरेशन फॉर लिखा करो, ठीक है। एरर इसमें ये कि जो मैसेज है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना डिटरमिनर के नहीं आते। अगला देखो, यहां पे हमने लिखा टाइम। टाइम वर्ड जो होता है वो जनरल सेंस में अनकाउंटेबल होता है। टाइम जो वर्ड होता है वो जनरल सेंस में अनकाउंटेबल होता है। अगर टाइम का मतलब हम कोई पर्टिकुलर ड्यूरेशन मान लें, या हम टाइम का मतलब पर्टिकुलर पॉइंट मान लें, तो ये काउंटेबल है। लेकिन जब हम टाइम को बिना किसी पॉइंट या बिना किसी ड्यूरेशन के रेफरेंस के यूज करते हैं, तो जनरल सेंस में ये अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में फ्यू, ऑफ फ्यू, द फ्यू यूज होते हैं। लिटिल, आर लिटिल, द लिटिल का यूज क्या करो, तो इसका आंसर ये। ठीक है, तो इसको लिखो, देयर इज लिटिल टाइम फॉर प्रिपरेशन। ठीक है, हाँ। ए लिटिल मत लिखो बेटा। देखो फ्यू नेगेटिव होता है तो उसको लिटिल से रिप्लेस करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अ लिटिल लिखोगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन तुम कॉन्टेक्स्ट क्यों चेंज करना चाहते हो? जब कॉन्टेक्स्ट नेगेटिव का है तो नेगेटिव का रहने दो। ऐसा तो होता नहीं कि नेगेटिव मीनिंग में ये गलत हो जाएगा, ये होगा तो नेगेटिव में भी सही। कि भाई अगर मान लो हम कह लें देयर इज ऑलमोस्ट नो टाइम फॉर प्रिपरेशन, मान लो हमारा कल एग्जाम लगा या 2 दिन बाद एग्जाम लगा, अब सिलेबस है बहुत ज्यादा, अब हम तैयारी कर नहीं सकते, तो हमें यही कहना पड़ेगा ना, देयर इज लिटिल टाइम फॉर प्रिपरेशन। किसी भी सेंटेंस को कभी उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज करके सही मत किया करो, ठीक है।
किसी भी सेंटेंस को उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज करके सही मत करो। एक बच्चा क्या बोल रहा है, 21 में देन के बाद इनफाइनाइट आएगा। बच्चे ये क्वेश्चन पेपर की एरर है, उन्होंने इस तरीके से टाइप कर दिया। हालांकि देन के पहले अगर हमने इन्फिनिटिव लिख रखा तो बाद में फुल इन्फिनिटिव लिखने की जरूरत नहीं है, हमें बेयर इन्फिनिटिव यूज करना चाहिए। लेकिन अगर मान लो लिखा है तो उसको सही मान लो, वो ऑप्शनल होता है कि हमने लिखा या नहीं लिखा, ठीक है। तो छोड़ दो उसको, वो पेपर में ऐसे आया था तो हमने क्वेश्चन को मतलब उसको चेंज नहीं किया, तो ऐसे ही छोड़ दिया। हाँ, एक बच्चे का है सर द क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आगे दैट क्लॉज है। बेटा ये जो दैट क्लॉज हमने लिखी है ना, ये दैट क्लॉज मत सीखा करो, ये सीखा करो अगर एडजेक्टिव क्लॉज हो तो दैट आएगा। ये एक्चुअल में जो हम दैट लिख रहे हैं ना बेटा, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, कंजंक्शन है। अगर ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन होता और वो इस मैसेज को रेफर कर रहा होता तो हम मैसेज का द लिखते, वो हमारा, ठीक है। जो दैट हमने लिखा ये केवल एक कंजंक्शन है, ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, ठीक है। जब हम किसी नाउन के बाद में दैट क्लॉज लिखते हैं और वो दैट क्लॉज रिलेटिव क्लॉज होती है जो उस नाउन को डिफाइन करने के लिए होती है, तब उसके साथ दैट लिखा करो। ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, हमारा कंजंक्शन है। एक चीज ऐसे देखो, हिज अराइवल सब्जेक्ट हो गया, वॉज शेड्यूल्ड वर्ब हो गई पैसिव वॉइस की, ठीक है। पैसिव वॉइस में वर्ब का तो ऑब्जेक्ट आता नहीं है, तो अगर ये दैट हमारा प्रोनाउन होता तो या तो सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता। पैसिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आएगा नहीं, सब्जेक्ट अराइवल पहले से ही लिखा हुआ, तो इसका मतलब दैट प्रोनाउन नहीं, केवल कंजंक्शन है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड देयर फॉलआउट्स डोंट कंप्लीट ह्यूमन कल्चर। देखो देन होता तो बेसिकली कंजंक्शन है, लेकिन जब हम उसके बाद में वर्ब लिखते नहीं है ना, तो हम उसे प्रीपोजिशन कहने लगते हैं। लेकिन वो कहने कोई प्रीपोजिशन है, बेसिकली वो वर्ड एक कंजंक्शन है, ठीक है। अगला देखो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड देयर फॉलआउट्स। फॉलआउट्स बच्चे सही है, इसको गलत मत कहो, फॉलआउट्स बिल्कुल सही है। फॉलआउट्स का मतलब होता है तबाही, बर्बादियां। जो उसकी लेटेस्ट मूवी नहीं थी मिशन इम्पॉसिबल 6, उसका भी नाम तो यही था, मिशन इम्पॉसिबल 6 फॉलआउट। फॉलआउट का मतलब बर्बादी, तबाही। हाँ इट्स आएगा, ये आंसर है। देखो पता है क्या है, ये जो हमने साइंस एंड टेक लिखा है ना, साइंस एंड टेक ये एक ही सब्जेक्ट है, ये एक ही टॉपिक है, दो चीजें नहीं है। साइंस और टेक्नोलॉजी है ना, वो इंटर रिलेटेड है, मतलब वो दो अलग अलग चीजें नहीं है, वो एक ही चीज है, साइंस एंड टेक। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक ही चीज है, क्योंकि ये एक ही चीज है तो इसके लिए देयर ना यूज करके इट्स यूज करो। इट्स फॉल आउट, इट्स का मतलब ये टॉपिक। अच्छा उसमें कुछ बच्चों ने इट्स ये वाला लिख दिया, तो मैं बता देता हूं, ये वाला जो इट्स होता है ना बेटा, ये जो अपॉस्ट्रोफी लगा देते हैं, ये इट इज की शॉर्ट फॉर्म होता है, इसे मत लिखा करो। इसे तब लिखा करो जब हुज का रिप्लाई चाहिए हो, मतलब हुज का उल्टा बता रहा हूं। ये जो हम इट्स लिखते हैं ना अपॉस्ट्रोफी के साथ में, ये इट इज की शॉर्ट फॉर्म होता है। इसका यूज तब किया करो जब सेंटेंस में सब्जेक्ट बना के लिखना हो, क्योंकि ये इट सब्जेक्ट बन जाता है और ये इज इसकी वर्ब हो जाती है। लेकिन जब हम इसे बिना डिटर्मिनर के इट्स लिखते हैं ना, तो ये होता है पजेसिव केस का डिटर्मिनर। और इसका यूज हम करते हैं किसी नाउन के साथ लिखकर तब जब हमें हुज को रिप्लाई करना हो। अब जैसे हमने यहाँ पे एक नाउन लिखा फॉल आउट्स, जैसे हमने लिखा साइंस एंड टेक एंड फॉल आउट्स, हुज फॉल आउट्स, तो हुज का रिप्लाई लिखना है ना, तो ये वाला इट्स लिखो, ये वाला। तो जब हम इट्स लिख देंगे अपॉस्ट्रोफी के साथ में, तो ये इट इज की शॉर्ट फॉर्म होगा, ठीक है, ये होगा आंसर। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा तुम लोगों से मिलके। और एक चीज बता देता हूँ, कल मैंने 1 बजे का ना यूट्यूब पे एक इवेंट लगाया है, उसमें हम कुछ कॉमन एयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे दिन में। 1 बजे का मैंने इवेंट लगाया है, तो उसको हो सकता है हम देर तक डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि दिन की बात है तो उसको देर तक कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि जितने भी बच्चे हमारे असेट सेलेक्ट बैच में हैं, ठीक है, हाँ, तो जितने भी बच्चे हमारे असेट सेलेक्ट बैच में हैं, वो सारे उसको लाइव देखें, मतलब लाइव देखें अपना बाद में देख लेना। लेकिन मैं बस बता रहा हूँ कि यूट्यूब पे हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पेपर के, प्रीवियस ईयर के। ये जैसे तुम लोगों के एग्जाम वगैरह आने वाले हैं तो उसमें हो जाएंगे, तो हमने दिन में इवेंट लगा रखा है, तो दिन में जैसे है ना तो ज्यादा टाइम होता है, तो हम उसको ज्यादा टाइम में डिस्कस कर सकते हैं डिटेल के साथ में, ठीक है। तो बाकी रही ये आकाश एक वोकैब का अभी भी पूछ रहा है, बेटा मैं वोकैब का कल ही आंसर दूंगा, ठीक है। हाँ कल वोकैब के बारे में बताऊंगा, तब तक के लिए सभी को बाय, सभी को गुड नाइट। अपना रिवीजन वगैरह करते रहना अच्छे से, बाकी जल्दी फिर से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को गुड नाइट।